22 फरवरी 2026 इतिहास के अंदर अंकित रहेगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर भगवान के अवतार पर ही एफआईआर दर्ज हो गई है। और वो एफआईआर कोई छोटी मोटी नहीं, पॉक्सो एक्ट की। अखिलेश जी आइए ना, देखिए वहां पर आकर, आप बहुत पक्ष ले रहे हैं तो डिप्टी सीएम आइए, आपकी कॉल डिटेल, आपकी सारी जांच अभी होगी। उस दिन की जो स्थिति थी, क्या ऐसे हालात में भी कोई व्यक्ति किसी के साथ सेक्स कर सकता है? तो शंकराचार्य भले ही कहा जाए कि वो कांग्रेस विचारधारा के, लेकिन ऐसे कई मौके आए कि जब वो राहुल गांधी के लिए कह चुके हैं कि वो हिंदू नहीं है। सारे सबूत हमारे पास उपलब्ध हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही ये जरूर है कि ब्रह्मचारी जी पर ये आरोप भी हैं कि वो झूठे मुकदमे दर्ज करवाते हैं, प्रेशर बनाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गो और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। भगवान शिव का स्वरूप माने जाते हैं आदि शंकराचार्य। सनातन संस्कृति के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर शंकराचार्य जी का बहुत बड़ा महत्व माना गया है, बहुत बड़ा सम्मान माना गया है। भगवान शिव के अवतार के रूप में आदि शंकराचार्य को देखा जाता है। इतिहास पर अगर नजर डालें तो आदि शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी यानी कि लगभग 8वीं शताब्दी, उस दौरान केरल का एक एरिया है एर्नाकुलम, केरल के एर्नाकुलम जिले के कालड़ी गांव में हुआ था। आदि शंकराचार्य, जिनका नाम असल में शंकर था, इनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम आर्यम्बा था। नंबूदरी ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था और 8 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया था। जब आचार्य की उपाधि मिल गई तो फिर शंकराचार्य हुए और उसके बाद में इन्हीं को आदि शंकराचार्य की उपाधि मिली। आदि शंकराचार्य, मैंने आपको बताया कि भगवान शिव का स्वरूप, भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। आदि शंकराचार्य के साथ जो बात चली, उन्होंने 4 मठों की स्थापना की, जिनके अंदर अलग अलग 4 शंकराचार्य हुए। एक उन्हीं में से है अभिमुक्तेश्वरानंद। और इन शंकराचार्यों को, चारों मठों के जो शंकराचार्य हैं, उनको भगवान शिव के समकक्ष माना जाता है। और अगर आज हम बात करें, आज जब आपसे बात कर रहा हूं 22 फरवरी को, 22 फरवरी 2026 इतिहास के अंदर अंकित रहेगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर भगवान के अवतार पर ही एफआईआर दर्ज हो गई है। और वो एफआईआर कोई छोटी मोटी नहीं, पॉक्सो एक्ट की, बाल यौन शोषण की, बच्चों के साथ दुष्कर्म, कुकर्म और दुष्कृत्य की। क्या चल रहा है? आपसे बात करूंगा इस वीडियो के अंदर कि आखिर सब है क्या। अभिमुक्तेश्वरानंद पर और उनके जो शिष्य हैं उन पर आखिर एफआईआर दर्ज क्यों की गई, सारा मामला है क्या, कौन सी लड़ाई चल रही थी, और जिस दिन घटना बताई गई है उस दिन की जो स्थिति थी, क्या ऐसे हालात में भी कोई व्यक्ति किसी के साथ सेक्स कर सकता है, यानी कि संबंध बना सकता है। इससे बड़ी और महत्वपूर्ण बात होगी कि आखिर ऐसा कौन सा यह स्वरूप बन गया जिसके अंदर की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले लगभग 1-1.5 महीने से, हालांकि विवाद लंबे समय से है, शंकराचार्य को लेकर के आज का विवाद नहीं है, बड़े लंबे समय से चला आ रहा है। और खासकर जो ये शंकराचार्य हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद, चाहे ये खुद हो तो चाहे इनको गुरु थे, इनको कांग्रेस कल्चर वाला शंकराचार्य भी कहते हैं। हालांकि अभिमुक्तेश्वरानंद, कई ऐसे मौके आए जब वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की तीखी आलोचना कर चुके हैं, कह चुके हैं कि हिंदू ही नहीं है वो, और इसके साथ ही सरकार की प्रशंसा भी करते हैं, सरकार को कटघरे में भी खड़ा करते हैं। कई अलग अलग प्रकार के मौके रहे। तो शंकराचार्य भले ही कहा जाए कि वो कांग्रेस विचारधारा के, लेकिन ऐसे कई मौके आए कि जब वो राहुल गांधी के लिए कह चुके हैं कि वो हिंदू नहीं है। कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, पूरी भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में भी खड़ा करते हैं और कई बार सरकार के समर्थन में भी दिखाई पड़ते हैं। अब जो ताजा घटनाक्रम सारा चला और जिसको लेकर के आप कहें कि एक ऐसा समय बन गया कि एक तरफ वो धर्मगुरु, वो धर्माचार्य जो सरकार समर्थक है, एक तरफ वो धर्मगुरु, धर्माचार्य जो सरकार विरोधी हैं। मैंने आपसे कहा था अभी वीडियो के शुरू में कि शंकराचार्य को माना जाता है भगवान का अवतार, भगवान के बराबर का दर्जा मिला है उनको। और खाली कहने के लिए नहीं है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कहते रहे हैं कि भगवान के समकक्ष हैं। अभी हाल ही में जो विवाद हुआ था माघ स्नान को लेकर के, उसके बाद में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, वो कह चुके हैं कि हम दंडवत प्रणाम करते हैं, हमसे भूल हुई है भगवान की। उसमें दूसरे मुख्यमंत्री हैं
दूसरे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के ही, वो कह रहे थे कि जो भूल हुई है, जो गलतियां हुई हैं, इनका प्रायश्चित करना पड़ेगा। और इन सब के बाद में एक एफआईआर, क्या वजह है सारी, कौन सा घटनाक्रम है, किस लिहाज से एफआईआर दर्ज हुई, और अगर ये सब ठीक था तो फिर पुलिस कौन सी भांग खा करके सो रही थी उत्तर प्रदेश की, जिसने कि इतने बड़े मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की। दरअसल एक शिकायत पहुंचती है अदालत में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की पॉक्सो एक्ट की जो अदालत है, वहां पर एक शिकायत पहुंचती है और शिकायत करने वाले का नाम है आशुतोष ब्रह्मचारी, आशुतोष पांडे। आशुतोष पांडे को माना जाता है कि वो राम भद्राचार्य के शिष्य हैं, गुरुदेव जो जगत गुरु हैं राम भद्राचार्य सूरदास हैं, और बड़ी उनकी भी एक तरह से मर्यादा बहुत बड़ी है। और जब यह विवाद शुरू हुआ था तो उस समय एक तरफ राम भद्राचार्य और उनके समर्थक, और दूसरी तरफ शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके समर्थक सभी। विवाद की शुरुआत कहां से हुई? विवाद की शुरुआत हुई 18 जनवरी को, माघ स्नान था प्रयागराज के अंदर। शंकराचार्य चाहते थे कि वो माघ स्नान जो परंपरा है शंकराचार्य जी के जाने की, उनके पालकी में बैठ करके सवार होकर के जाने की, उसी अंदाज में शाही स्नान के लिए वहां पहुंचे प्रयागराज पर, त्रिवेणी घाट पर, संगम पर। लेकिन जो प्रयागराज मेला प्रबंधन था, उन्होंने अभिमुक्तेश्वरानंद जी को, शंकराचार्य जी को रोक दिया कि आप वहां नहीं जा सकते। और परिणति क्या हुई? उसकी परिणति यह हुई कि वहां पर पूरा बड़ा विवाद हुआ। और उसी दौर का था कि जब सड़कों पर दिख रहा था कि किस प्रकार बटुकों की चोटी खींची जा रही है, वो जो सारा जो था, वो अगर कहें तो सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति, सब पर कहीं ना कहीं बड़ा कुठाराघात था। विवाद एक के बाद एक बढ़ता जा रहा था। इधर 18 तारीख की रात को सड़क पर ही धरना दे करके बैठ गए थे जगत गुरु शंकराचार्य जी, अभिमुक्तेश्वरानंद। 18 से 28 जनवरी आते आते एक वो दौर आया कि जब, क्योंकि विवाद पूरे देश के अंदर था, विपक्षी पार्टियां इसके अंदर आ चुकी थी, भारतीय जनता पार्टी को डैमेज कंट्रोल की बात थी। सरकार की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा कि हम गलती मानते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि वो स्नान करें। सुन लीजिए इस बात को भी। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह। और उसके बाद 28-29 जनवरी को गोरखपुर प्रशासन ने, मेला प्राधिकरण ने, पहुंचे थे शंकराचार्य जी के पास और तमाम मिन्नत हुई थी। कहा था कि आप बसंत पंचमी का स्नान कर लीजिए, हम आप पर पुष्प वर्षा करेंगे, आप पर फूलों की माला पहनाएंगे, आपको हम घाट तक ले करके जाएंगे, आपकी पालकी जाएगी। लेकिन कोई सुलह नहीं हुई थी और इधर शंकराचार्य चले गए थे वाराणसी पहुंच गए थे। अब दूसरा जो इसका दूसरा सिक्के का पहलू कह लें या दूसरा एपिसोड, जो आज यानी कि 22 फरवरी को प्रयागराज का झूंसी थाना है, झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। जो एफआईआर दर्ज हुई है वो अभिमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य हैं मुकुंदानंद, और इनके साथ साथ दो तीन अन्य पर एफआईआर दर्ज हुई है। थाने के जो प्रबंधक हैं, यानी कि थाना प्रभारी एसएचओ जो हैं, वहां सीओ कहा जाता है, महेश मिश्रा हैं। महेश मिश्रा कहते हैं कि आशुतोष ब्रह्मचारी यानी कि आशुतोष पांडे की महाराज की जो शिकायत थी, उस पर पॉक्सो एक्ट जो कोर्ट है, विशेष अदालत के न्यायाधीश ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था और उस आदेश के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। अब आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बात जरूर करेंगे कि जो आशुतोष पांडे गए, आशुतोष ब्रह्मचारी जो गए थे कोर्ट के अंदर, पॉक्सो कोर्ट में, और जिन्होंने अभिमुक्तेश्वरानंद पर तमाम संगीन आरोप लगाए थे, वो खुद भी कई बड़े आरोपों के घेरे में रहते हैं हमेशा। हालांकि इस समय जो है वो मथुरा की जो मस्जिद का मामला है उसके अंदर मुख्य पेशकार वही हैं आजकल। इसके अलावा वो राम भद्राचार्य जी के शिष्य हैं। इनका जो परिवार है सारा, ब्रह्मचारी जी का कह दूं या पांडे जी का कह दूं, वो कहीं ना कहीं सनातन के काम में ही लगा हुआ है, वो भी है। लेकिन इसके साथ साथ ही ये जरूर है कि ब्रह्मचारी जी पर ये आरोप भी हैं कि वो झूठे मुकदमे दर्ज करवाते हैं, प्रेशर बनाते हैं, और उसकी आड़ में, क्योंकि ये बात अभिमुक्तेश्वरानंद भी कह रहे हैं। अब ब्रह्मचारी जी क्या कहते हैं?
ब्रह्मचारी ने जो अदालत में परिवाद दायर किया, वो परिवाद दायर किया कि हम इनके गुरु हैं। जो दो बच्चे बताए गए हैं, जो दो नाबालिग बताए गए हैं, जो बटुक थे, बटुक का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो गुरुकुल में, आश्रम में ही रहा करते थे। जो मुख्य बातें हैं एफआईआर की, उसमें आशुतोष ब्रह्मचारी, उनकी तरफ से जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है, वो कहते हैं कि माघ मेला के दौरान श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए उन्होंने हवन यज्ञ किया हुआ था। यज्ञ के दौरान दो नाबालिग बच्चे, दो नाबालिग शिष्य, जबकि शिष्य उनके नहीं थे, शिष्य उनके पास आए। उन नाबालिगों ने बताया कि हम असुरक्षित हैं, हमें पुलिस संरक्षण और न्यायिक सहायता दिलाई जाए। बच्चों ने बताया कि अभी मुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य, उनके सहयोगियों ने हमारे साथ गलत काम किया है, कुकर्म किया है, रेप किया है। ये कह लीजिए आप। बताते हैं नाबालिग बच्चों ने, जो एफआईआर का एक आधार है, कि महाकुंभ 2025 के दौरान भी कहते हैं ऐसा ही हुआ था, तब भी कुकर्म की बात आई थी, और माघ मेला 2026 में भी कुकर्म हुआ। और सबसे बड़ी बात है इसके अंदर, इस एफआईआर में 18 जनवरी को कुकर्म हुआ। और 18 जनवरी का इंसिडेंट कौन सा था? 18 जनवरी का इंसिडेंट वो था जब प्रयागराज की सड़कों पर शंकराचार्य और उनके समर्थक, सहयोगी, शुभचिंतक, उनके शिष्य, उनके भक्त आंदोलन कर रहे थे। अभी मुक्तेश्वरानंद सड़क पर खड़े होकर के कह रहे थे आइए मारिए पीटिए। अभी मुक्तेश्वरानंद अनशन कर रहे थे, धरना दे रहे थे, सड़क पर बैठे हुए थे। उसी दिन का बताया जा रहा है कि पहली घटना तो है, प्रमुख घटना 18 जनवरी को, जिस दिन यह आंदोलन सब कुछ हो रहा था, उसी दिन ही आरोप लग रहा है अभी मुक्तेश्वरानंद पर कि वो बच्चों के साथ में गलत काम कर रहे थे। यानी कि जो आरोप लगा कि सेक्स करने का, दुष्कर्म करने का, कुकर्म करने का। कितना सच कितना झूठ, ये पुलिस की जांच होगी, अदालत उस पर संज्ञान लेगी, उसके बाद सब कुछ निकल करके आएगा, बहुत सारे फैक्ट सामने आएंगे, उनके बाद कुछ कह सकते हैं कि आखिर मामला सारा था क्या। लेकिन इतना जरूर है, एक बात तो जरूर आएगी कि कोई व्यक्ति कितना ही कुकर्मी हो, कितना ही वासना का अंधा हो, कितना ही वो हवसी हो, हवस इस कितनी भरी हुई हो कूट कूट कर, लेकिन इसके बावजूद भी अगर ऐसा जो मंजर हो, जो मंजर 18 जनवरी को प्रयागराज की सड़कों पर था, उस मंजर में उस दौरान कोई व्यक्ति कम से कम संसर्ग नहीं कर सकता, किसी से संबंध बना नहीं सकता। लेकिन यहां मुख्य घटना बताई गई 18 जनवरी की। आगे अगर बात देखें तो फिर जो ब्रह्मचारी जी हैं, उनका दावा है कि दोनों बच्चे मौका देख करके उनके पास आए, उनसे कहा, उन्होंने 24 जनवरी को झूंसी थाने में, जिसमें एफआईआर दर्ज हुई है, उसी झूंसी थाने में शिकायत दी। जो महेश मिश्रा जी एसएचओ साहब अब शिकायत दर्ज कर रहे हैं कोर्ट के आदेश पर, सवाल महेश मिश्रा से होना चाहिए कि उस दिन कहां सो रहे थे अगर उनके पास ये शिकायत आई, और इतनी संगीन शिकायत। थाने में शिकायत दी, चलो थानेदार साहब डर गए कि भाई अभी मुक्तेश्वरानंद का मामला है, बड़ा मामला है, कहीं दिक्कत ना हो। 25 जनवरी को शिकायत पुलिस कमिश्नर को दी, जवाब तलबी पुलिस कमिश्नर से भी होनी चाहिए, सीपी साहब ने आखिर उस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया। उसके बाद शिकायत पुलिस महानिरीक्षक को भी की गई, इसके बाद मेल से शिकायत की गई मेला प्राधिकरण को। जब कहीं सुनवाई नहीं हुई और इधर जब मामला सब शांत हो गया, तो 8 फरवरी को ब्रह्मचारी जी कोर्ट में गए। 8 फरवरी तक उन्होंने वेट किया, यानी कि 27 जनवरी से लेकर के 12 दिन तक वो इंतजार करते रहे, और उसके बाद वो अदालत में गए। अदालत ने 8 जनवरी को आदेश किया कि इसकी पहले तफ्तीश कराई जाए, जांच कराई जाए, और आदेश सुरक्षित रख लिया। 21 फरवरी को, यानी कि कल 21 फरवरी 2026 को आदेश किया कि एफआईआर दर्ज कराई जाए, और आज एफआईआर दर्ज हो गई। अब इंतजार है अभी मुक्तेश्वरानंद जेल कब जाएंगे, क्योंकि ऐसे मामले में गिरफ्तारी तो होनी चाहिए। जितना बड़ा संगीन अपराध है उसमें तो गिरफ्तारी बनती है। अब अगर उनको जेल भेजा जाएगा तो परिस्थिति क्या होगी, क्योंकि अभी मुक्तेश्वरानंद जो कह रहे हैं, एक बार आप दोनों को सुन लीजिए। इधर ब्रह्मचारी जी क्या कह रहे हैं, और आसाराम के भी बाबा ये हैं, और मैं तो यहाँ से विद्यामत आज पैदल यात्रा कुछ करूंगा एफआईआर दर्ज होते ही साथ। अखिलेश जी आइए ना,
देखिए वहां पर आकर आप बहुत पक्ष ले रहे हैं तो डिप्टी सीएम आइए, आपकी कॉल डिटेल, आपकी सारी जांच अभी होगी कि आपने कितनी बार अभी मुक्तेश्वर नंदन को धरने के लिए, प्रदर्शन के लिए वहां उसको अग्रेसर किया है। सारे सबूत हमारे पास उपलब्ध हैं, इनकी सारी सीढ़ियां हमारे पास उपलब्ध है। अब हम आज से ये ऐलान करते हैं, चुनौती देते हैं, यदि आप सच में पाक साफ हैं, आप पवित्र हैं, तो आप जाइए सरकारी अस्पताल में अपना और अपने शिष्य का मेडिकल करा दीजिए। और अब ये अभी मुक्तेश्वरानंद क्या कह रहे हैं? रामभद्राचार्य जी का एक चेला है जो हिस्ट्री शीटर है, उसने जाने कितने लोगों के ऊपर इससे पहले बनावटी केस किए हैं, लोगों से धन उगाही करता है। अभी मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि इसकी जल्द से जल्द सघन जांच हो और सारे बात तथ्य सामने आए। अभी मुक्तेश्वरानंद लगातार सरकार पर हमला कर रहे हैं। अब जिन धाराओं में एफआईआर हुई है, अगर आपको बता दें तो उन धाराओं पर जमानत मिलने की कोई उम्मीद है ही नहीं। यानी कि शंकराचार्य जी अगर गिरफ्तार हुए तो जेल में सड़ना ही पड़ेगा। और इसके साथ ही जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है, इन सभी धाराओं के अंदर जो सजा है वो उम्र कैद तक की सजा है। मसलन पॉक्सो एक्ट धारा 5 की 1, इसके अंदर किसी व्यक्ति को अगर आरोप साबित होते हैं तो उसको 20 साल तक की सजा या उम्र कैद और उसके साथ साथ जुर्माने की सजा। इसकी जो धारा 3 है, इसमें बच्चों के साथ गंभीर यौन शोषण की बात आती है। आरोप साबित होने पर 10 साल की जेल से लेकर उम्र कैद तक की सजा। इसके अंदर बीएनएस की धारा 16 भी है, अपराध के लिए जो 120 भी पहले हुआ करती थी, यानी कि मिली भगत, जो उसके अंदर शामिल होंगे उन पर भी 20 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा। और इसके साथ जो दूसरी धारा है बीएनएस की धारा 351 की 3, डर पैदा करके किसी के साथ दबाव बना करके किसी का शोषण करना, इसके अंदर भी 7 साल तक की कैद और जुर्माना। यानी कि आरोप साबित होने पर उम्र कैद तक की सजा, जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है कि इसकी जो टाइमिंग है वो कहां थी, जो मैंने आपको बताया। क्या पुलिस ने उस पर संज्ञान नहीं लिया था? इस घटना के बाद से, क्योंकि इधर तो ब्रह्मचारी जी कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से कह रहे हैं कि आप मेरे साथ चलिए, आपको दिखाएंगे शीश महल। जब शीश महल की बात आती है तो दिल्ली भी याद आ जाती है। इधर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी कह रहे हैं कि आप भी चलिए, मैं पद यात्रा करूंगा, आप भी मेरे साथ चलिए। और इन सब के बीच में अगर आप ये कह दें तो अब सनातन पर इससे बड़ा कोई कुठाराघात हो नहीं सकता। अगर ये फर्जी एफआईआर है, अगर कहीं ये फेक मामला है, कहीं ये साजिश है, षड्यंत्र है, तो फिर इससे बुरे दिन हिंदुत्व और सनातन के लिए कोई हो नहीं सकते। और अगर ये मामला कहीं सच है तो फिर देखना होगा कि आखिर हमारा धर्म, हमारा सनातन, हमारा हिंदुत्व, हमारी संस्कृति आखिर जा कहां रही है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।